अक्टूबर 13, 1947 को पायलट्स का एक क्रू तैयारी कर रहा था एक हरिकेन में फ्लाई करने के लिए जो अटलांटिक ओशन के ऊपर फॉर्म हो रहा था। हरिकेन यानी एक खास तरह का साइक्लोन या तूफान जो अक्सर अटलांटिक ओशन में आता है, जिसमें स्पाइरल विंड्स चलती हैं बहुत तेज स्पीड से, जिसकी वजह से लेटर ऑन थंडरस्टॉर्म्स और हैवी रेनफॉल होती है। इस असाइनमेंट का नाम था प्रोजेक्ट साइरस, जो एक क्लासिफाइड यानी सीक्रेट प्रोजेक्ट था यूएस गवर्नमेंट का, हरिकेन्स और उनसे होने वाले डैमेजेस को रोकने के लिए। इस टीम को लीड कर रहे थे जनरल इलेक्ट्रिक के एक फेमस मीटरोलॉजिस्ट विंसेंट शेफर। ये वही इंसान थे जिन्होंने कुछ टाइम पहले अपनी लैब में क्लाउड्स की मॉडिफिकेशन के ऊपर कुछ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स किए थे। प्रोजेक्ट साइरस के जरिए विंसेंट शेफर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने टेस्ट को रियलिटी में बदलने की, जिससे इन हरिकेन्स को रोका जा सके। वही हरिकेन जिसने यूएस के फ्लोरिडा शहर को पहले ही 5 फीट से भी ज्यादा पानी में सबमर्ज कर दिया था। इस प्रोजेक्ट में क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। प्रोजेक्ट साइरस अनसक्सेसफुल रहा और इसे बंद कर दिया गया। इनफैक्ट इसे कई लॉसूट्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि क्लाउड सीडिंग ने इन हरिकेन्स को जॉर्जिया की तरफ मोड़ दिया था, जिससे वहां पे लाइफ एंड प्रॉपर्टी का काफी नुकसान हुआ था। पर एक इंटरेस्टिंग चीज जो प्रोजेक्ट साइरस के जरिए दुनिया के सामने आई, वो थी क्लाउड सीडिंग। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने आगे चल के आर्टिफिशियल रेन या कह सकते हैं मैन मेड रेन को पॉसिबल बनाया। तो सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेन कैसे करवाई जाती है। इसे बेटर समझने के लिए एक बार याद कर लेते हैं कि नॉर्मल रेन कैसे होती है। ये कॉन्सेप्ट हम सभी ने अपने स्कूल्स में पढ़ा है। नॉर्मल रेन के केस में बेसिकली सी या ओशियन से पानी सन की हीट से इवेपोरेट होता है और वाटर वेपर यानी गैस के फॉर्म में आसमान में राइज करता है, और ऊपर जाके कोल्ड टेम्परेचर की वजह से ये गैस वापस वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है और क्लाउड फॉर्मेशन करता है। इस चीज को बोलते हैं कंडेंसेशन। अब क्लाउड्स में यही वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और बड़े बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेशन होती है। और फाइनली जब ये ड्रॉपलेट्स बहुत हैवी हो जाते हैं तो ये ग्राउंड पे गिरने लगते हैं, जिसे हम रेन कहते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि जहां भी ये नेचुरल प्रोसेस फॉलो होगी, वहां क्या हमेशा क्लाउड की फॉर्मेशन होगी और फिर रेन होगी? इसका आंसर है कि क्लाउड की फॉर्मेशन तो डेफिनेटली होगी, बट रेन होगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि रेन तभी होती है जब इस क्लाउड में प्रेजेंट टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से टकराते हैं और बड़े हैवी ड्रॉपलेट्स बनकर फॉल होते हैं। पर कभी कभी ये टाइनी ड्रॉपलेट्स आपस में कोलाइड ही नहीं कर पाते और बड़े ड्रॉपलेट्स बन ही नहीं पाते, जिस वजह से उस रीजन में क्लाउड्स तो दिखते हैं पर रेन कभी नहीं होती। ऐसे ही रीजन्स में आर्टिफिशियली रेन करवाने की जरूरत पड़ती है क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी यूज करके। क्लाउड सीडिंग का जो सबसे कॉमन तरीका है, उसमें एयरक्राफ्ट के थ्रू क्लाउड्स के अंदर और उसके आसपास कुछ केमिकल्स को रिलीज किया जाता है। यहाँ जिन केमिकल्स का यूज किया जाता है वो जनरली सॉल्ट बेस्ड केमिकल्स होते हैं, जैसे ड्राई आइस या सिल्वर आयोडाइड। ये सॉल्ट बेस्ड केमिकल्स क्लाउड के बहुत से टाइनी ड्रॉपलेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे हैवी ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं और फाइनली रेन हो पाती है। पिछले कुछ सालों में कुछ साइंटिस्ट ने क्लाउड सीडिंग के इस तरीके पर काफी सवाल उठाए हैं, क्योंकि इन केमिकल्स की वजह से कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। रिसेंटली दुबई ने, जो कि एक बहुत ही ड्राई रीजन है, एक नया तरीका यूज किया है क्लाउड सीडिंग का, जो केमिकल्स की बजाय इलेक्ट्रिक शॉक्स का यूज करता है। इसमें बेसिकली बहुत से ड्रोन्स के जरिए क्लाउड्स को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, जिससे क्लाउड के टाइनी ड्रॉपलेट्स आपस में स्टिक होने लगते हैं और हैवी ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, जिससे फाइनली रेन होती है। दुबई की तरह और कंट्रीज भी क्लाउड सीडिंग के एक्सपेरिमेंट्स करने में लगी हुई है। जैसे कि चाइना ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी से पहले वहां क्लाउड सीडिंग का यूज करके आर्टिफिशियली रेन करवा दी थी, ताकि इवेंट स्टार्ट होने से पहले वहां का मौसम एकदम क्लियर हो जाए और इवेंट के दौरान कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा और भी बहुत सी कंट्रीज हैं जो पास्ट में या करेंटली भी आर्टिफिशियल रेन करवा रहे हैं अपने अपने रीजन्स में, जैसे यूएस, ईरान, इसराइल, फ्रांस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड और भी कंट्रीज। हर कंट्री के अपने रीजंस हैं आर्टिफिशियल रेन करवाने के, जैसे ड्रॉट को ख़त्म करना, फॉग को हटाना, पोल्यूशन को ख़त्म करना, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, एविएशन इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, या फिर एज सिंपल एज वाटर स्केर्सिटी को टैकल करना, जो फिलहाल यूएई जैसी ड्राई कंट्री का मेन ऑब्जेक्टिव है। पर कुछ केसेस में देखा गया है कि आर्टिफिशियल रेन ने कंट्रीज के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशंस को भी इंक्रीज किया है। फॉर एग्जाम्पल चाइना जिस तरह से आर्टिफिशियल रेन्स एंड वेदर मॉडिफिकेशंस को इंक्रीज कर रहा है, उसे इंडिया ने कई बार अपोज किया है, क्योंकि इंडिया का नेचुरल वेदर या कह लीजिए इंडिया का नेचुरल मॉनसून का जो पैटर्न है, उस पर काफ़ी असर देखने को मिला है।
और तो और कई बार इंडो चाइना बॉर्डर पे इंडियन मिलिट्री के ऑपरेशंस इम्पैक्ट हुए हैं इस आर्टिफिशियल रेन की वजह से। तो अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल रेन्स कराना या कह लीजिए हमारे वेदर के नेचुरल प्रोसेसेस से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करना ठीक होगा हमारी इन्वायरमेंट के लिए? आप कमेंट्स लिखकर अपने रिस्पॉन्सेज ज़रूर शेयर करना एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में बनाता रहूं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।